हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन को डिस्कस करेंगे। तो अगर रेगिस्तान का जिक्र होता है तो हमारे जहन में चिलचिलाती धूप, दूर दूर तक रेत का विस्तार, एकदम बंजर सी ज़मीन या फिर जहाँ पे पेड़ पौधों का नामो निशान ना हो, तो ऐसे क्षेत्रों की छवि उभर के आती है। अगर देखा जाए तो ऐसा एरिया जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव है, जिसके ऊपर कुछ उग नहीं पाता है या फिर जिस पर जैविक रूप से कुछ उत्पादन ना हो पाए, तो ऐसा क्षेत्र जो है रेगिस्तान कहलाता है। तो रेगिस्तान का क्षेत्र विकसित हो पाने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ की मृदा में खनिज लवण ना हो, नमी या पानी ना हो, जैसे कि भारत का थार का मरुस्थल, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका का। वहाँ क्या कारण है? तो वहाँ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर रहता है, जहाँ गर्मियों में +50 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे ही लद्दाख को देखें तो वहाँ टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ वनस्पतियों का उत्पादन ही नहीं होता है। तो इतना सब मेरे बोलने का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि अगर रेगिस्तान की डिफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बता पाएंगे। तो एक लाइन में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव है या फिर जैविक रूप से वहाँ पे उत्पादन नहीं होता है, जैविक रूप से अनुत्पादित है, जिसमें कुछ उग नहीं पाता, तो उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव है, जिसमें कुछ उग नहीं पाए, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं या रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेगिस्तान की डिफिनेशन दी गई है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, शुष्क प्रदेश है, सूखा है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है रेगिस्तान की? या तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा या बहुत लो टेम्परेचर होगा। इसके अलावा वहाँ वनस्पतियाँ विरल होंगी या नाम मात्र की पाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र रेगिस्तान कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा है तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, तो कुछ लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो कुछ स्थान आग की तरह गर्म तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे गर्म रेगिस्तान यानी गर्म रेगिस्तान, सहारा का जो रेगिस्तान है उसके बारे में बताया गया है। जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान का विस्तार है, और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट है, और इसका विस्तार लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान का विस्तार टोटल 11 देशों में जो है फैला हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं, इनके नाम देख लीजिए। इसके नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो 11 टोटल देश हैं जहाँ पे जो सहारा रेगिस्तान है उसका विस्तार है। तो रेगिस्तान के बारे में सोचने या सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उच्छित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ठीक है, तो अगर रेगिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल रेत ही रेत नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे चट्टानों के जो कण होते हैं, जो बजरी होती है, और नग्न चट्टानों की सतह पे उभरे हुए पठार भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है वो उसका विस्तार कितना है, उसको यहाँ पे मैप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने देशों में विस्तार है इसका? 11 देशों में विस्तार है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, वहाँ का सबसे अधिक तापमान कितना है? 1922 में
57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1922 में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया था? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सहारा का जो क्षेत्र है, जो त्रिपोली का, लीबिया का दक्षिणी भाग है, वहाँ के टेम्परेचर की बात की जा रही है। आगे यहाँ पे जो जलवायु है उसके बारे में बताया गया है कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो उसे देख लीजिए। यहाँ लिखा है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, जहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है और यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब बारिश होती है तो नमी संचय नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि बारिश का जो पानी होता है वो तुरंत वाष्पित हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय का तापमान वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, और जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु अर्थात लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ की जलवायु के बारे में बताया गया है कि जो दिन होता है उसमें लगभग जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है पहुँच जाता है, उससे ऊपर भी पहुँच जाता है। लेकिन वहीं रात में जो है, रात में 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान पहुँच जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे सहारा के रेगिस्तान की वनस्पति के बारे में बताया गया है और वहाँ पे पाए जाने वाले प्राणियों यानी जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर किस प्रकार की वहाँ पे वनस्पतियों का विकास है। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान जैसे कि खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध है वहाँ के, या फिर जहाँ पे थोड़ी बहुत भी आर्द्रता है, नमी है, तो वहाँ पे खजूर के वृक्ष का विस्तार मिलता है। और जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में कैक्टस हैं, खजूर के पेड़ या फिर एकेशिया के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऊँट है, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ एवं छिपकलियाँ जैसे कुछ प्रमुख जीव जंतुओं का वहाँ पे आवास मिलता है या वहाँ पे वे निवास करते हैं। फिर यहाँ पे वहाँ जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे किस प्रकार के लोग जो है और किस तरह से लोग वहाँ पे निवास करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। ठीक है, तो चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं और इन पशुओं से उन लोगों को मिलता है, दूध प्राप्त होता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए भी करते हैं। धूल भरी आंधियाँ, गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो जो सहारा रेगिस्तान में रहने वाले निवासी हैं वो लोग जो है किन जानवरों को पालते हैं, तो वे जानवर कौन से हैं? बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े इत्यादि को वो पालते हैं और उन्हीं से जो है खाद्य पदार्थ यानी दूध इत्यादि प्राप्त करते हैं। और उनकी जो खालें होती हैं, खाल जो होती है उनके शरीर की, उसी से वो लोग जो है पानी की बोतल, पेटी, जूते या फिर चमड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उन्हीं खाल से जो चमड़ा प्राप्त होता है उसी से इन सभी चीज़ों का वो लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है कि सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। ठीक है, तो जो सहारा रेगिस्तान है तो वहीं पे क्या है, नील जो घाटी है, नील नदी की जो घाटी है वहाँ पे लोग जो है निवास करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के वृक्ष उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो नील नदी या नील घाटी की विस्तार होने के कारण वहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, जिस कारण वहाँ पे जो निवासी हैं वो कपास का उत्पादन करते हैं, चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। आगे बताया गया है कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले एक उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम इत्यादि जो खनिज हैं वो सम्मिलित हैं। आगे लिखा है सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। तो तेल की खोज के लिए जो वहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देश हैं, वहाँ पे तेल की खोज के लिए लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ पे अपने आवास विकसित कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ ही वहाँ पे जो संस्कृति जीवन शैली है, सांस्कृतिक जो वहाँ की जीवन शैली है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आज जहाँ मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन एवं ऊँट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं, नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान पर ट्रक ले रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पहले ऊँटों के द्वारा नमक का व्यापार होता था, तो ऊँटों का स्थान अब किसने ले लिया है, ट्रक ने ले लिया, यातायात के जो साधन है उन्होंने ले लिया है। तो ये सब परिवर्तन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं और जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है अपनी सुविधा की दृष्टि से वहाँ पे विकास कर रहा है। आगे यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इसे देख लीजिए। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। जहाँ उस गर्त में क्या होता है, जो भूमिगत जल होता है वो सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुद्यान बनते हैं। तो वे क्षेत्र यानी जो ये क्षेत्र होते हैं वे उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास भी निवास करने लगते हैं। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी मरुद्यान में उगाई जाती हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही विश्व का एक विशाल मरुद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, आगे लद्दाख रेगिस्तान के बारे में बताया गया है, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे लिखा है कि लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ल का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और आगे बताया गया है कि दाख का अर्थ होता है देश। ठीक है, तो ऐसा देश जो कि पर्वतीय दर्रा है उसे कहते हैं लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख शब्द का अर्थ है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो लद्दाख जो रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, वो कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, इसे जो है चित्र नंबर 9.4 में बताया गया है। लद्दाख का जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। यहाँ पे जो है लद्दाख की श्रेणी है। तो लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है और लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें से सिंधु नदी प्रमुख नदी है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं गॉर्ज का निर्माण करती हैं और लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी। ठीक है, तो ग्रेंगी एक प्रकार की हिमानी है और जो लद्दाख है उसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी जो है लद्दाख के उत्तर में है और यहाँ पे क्या है, जास्कर श्रेणी है। आगे बताया गया है कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है और इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस की जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान यहाँ पे 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पे टेम्परेचर हर समय लगभग रहता है। और चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में इस एरिया के होने के कारण जो है यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी काफ़ी न्यून रहती है और जो वर्षा होती भी है वो मुश्किल से 10 डिग्री सेंटीमीटर तक ही प्रतिवर्ष वहाँ पे वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करती हैं। आगे यहाँ बताया गया कि लद्दाख में खा पा चांद भी कहते हैं। लद्दाख को जो है खा पा चांद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। ठीक है,
तो इससे पहले हमने अभी सहारा के जो रेगिस्तान था उसके हमने वनस्पति जात और प्राणी जात को देखा था। अब यहाँ पे लद्दाख जो कि शीत रेगिस्तान है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान है, उसकी हम लोग जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जानेंगे। तो यहाँ की जलवायु कैसी है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पतियाँ यहाँ पे विरल पाई जाती हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ भी मिलती हैं और घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिनमें से रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए वहाँ पे पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो लद्दाख रेगिस्तान है, यहाँ पे किस प्रकार की जो प्राणी जात एवं वनस्पति जात है उसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे लोगों के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पे जो निवासी हैं वो उनकी जो रहन सहन है वो कैसा है। तो यहाँ पे अधिकांश लोग जो निवास करते हैं वो मुस्लिम हैं और बौद्ध हैं। ठीक है, ये 2 धर्म के लोग सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे निवास करते हैं और वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक जो है बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। ठीक, गोम्पा के साथ स्थित है कौन से? ये बौद्ध मठ। और कुछ प्रसिद्ध मठ कौन कौन से इनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हेमिस और थिकसे शे एवं लामायुरु। ठीक है, तो ये नाम है, किसके नाम है? ये बौद्ध मठों के नाम है, हेमिस, थिकसे शे एवं लामायुरु। आगे क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है वो विलो पेड़ की लकड़ी से बनता है। विलो मतलब सरपत की जो लकड़ी होती है, सरपत वृक्ष की यानी पेड़ की लकड़ी होती है, उससे सर्वाधिक अच्छा जो है बल्ला बनाया जाता है क्रिकेट का। आगे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय जैसे दुकानों को भी संभालती हैं। और लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो जो नेशनल हाईवे है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A, ये जो है लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। आगे यहाँ बताया गया है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एवं टगलगला। ठीक है, तो ये सभी जो है दर्रे हैं और ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है और जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आगे यहाँ बताया गया है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के जो निवासी हैं वे आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ उनके जो जीवन में है वो परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है शताब्दियों से यानी कई वर्षों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पे एक्सरसाइज को देख लीजिए, लिखा है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या हैं? वो बौद्ध एवं मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो रेगिस्तान में जो है विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। मिस्र
निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र कौन सी फसल के लिए सबसे विश्व प्रसिद्ध है? वो है कपास। ठीक है, तो कपास के लिए मिस्र विश्व प्रसिद्ध है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल हमारा है उसे ज्वाइन कर लीजिए और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।